तो नमस्कार, जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत आज के सेशन में। हम ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम यूथ के बारे में और उनके ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या थी, इसकी थोड़ी सी एक भूमिका रखना चाहूँगा। पिछले सत्र में हमने कुछ बातें की थी कि क्या क्या करना चाहिए। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी दे दूंगा कि भारत कभी ये सोने की चिड़िया हुआ करती थी। जहाँ दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा हम कभी कहा करते थे। एक जमाना वो भी था, एक समय वो भी था कि जब हमारे ही देश में 14 तरह की सोने की करेंसी हुआ करती थी, सोने के कॉइन्स थे। मतलब आज जैसे हम क्या 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, ऐसे अलग अलग सिक्के हैं। और फिर बाद में नोट्स भी हैं, क्योंकि वो सिक्के उतने महंगे नहीं हो सकते। तो नोट्स भी है कि जिसमें 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200, 1000, 2000 का, ऐसे जो भी नोट्स हैं। तो ये जो अलग अलग करेंसी है, उस समय में मेरे ख्याल से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये 14 तरह की अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, और वो भी सोने की हुआ करती थी। तो उस वक्त सोना इतना सस्ता था कि आप अगर कहीं यूँ समझिए गेहूँ किसी से ले रहे हो, और आपको जो बार्टर सिस्टम थी उसका, कि गेहूँ के बदले हम कुछ दे के ले लेंगे, लेकिन वो नहीं है तो करेंसी है, तो उतने सोने के सिक्के आप दे सकते थे। इतनी हमारी रईसी थी, इतने अमीर लोग थे हम। और हम जब ये देखते हैं कि हमारे रिसर्च, हमारा खगोल शास्त्र, हमारा विज्ञान और कई सारी बातें, आयुर्वेद, ये सारी सब बातें हमारे इसमें कभी तो बहुत अच्छी हुआ करती थी। हाँ, ये थी पे मैं ज़रा ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ हमारे पास था और हम इतने आगे बढ़े हुए थे। लेकिन फिर कुछ पिछले कुछ सालों में जैसे हमारे ऊपर अलग 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 आक्रमण होते गए, कभी मुगलों के हुए, कभी अंग्रेज़ों के हुए, और फिर हमारे यहाँ उन्होंने जो भी नुकसान किया, काफ़ी सारी चीज़ें जलाते गए, है ना, एक तरह से। और उसके बाद का एजुकेशन सिस्टम, तो एक तरह से हमारी अस्मिता, हमारा वो विश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस, ये सारा कहीं ना कहीं चला गया। और हम अभी, खास करके युवाओं से मैं ये बात करना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में हम इस तरह से जी रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालना, लेकिन शायद यही एक वजह भी है कि अपने ताकत पे, अपने बलबूते पे कुछ करने के बदले हम लोग उस काठी का सहारा लेते हैं, जिसको हम कभी रिजर्वेशन कहते हैं, जिसको हम कभी कोटा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सरकार के पीछे जाके हमें सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट में कुछ ज़्यादा ही शोषण होता है, ऐसा हम कहा कहते हैं। और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमें कुछ तो मेहनत छोड़ के एक आसान सा तरीका चाहिए कि जिससे हम कहीं पे जाके नौकरी करें, और सुबह जाए शाम को आए, पैसा लेके आए घर में। वहाँ पे जॉब पे जो भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी है वो करेंगे, लेकिन उसके बाद जाके हम कुछ और कर सके, ऐसी हमारी काबिलियत नहीं है। काबिलियत है, लेकिन हम उसके बारे में जानकारी नहीं रखते, हम उसके बारे में अवेयर नहीं है। और यही एक वजह है कि पिछले कई सालों में भारत देश से अगर आप देखेंगे तो कुछ पेटेंट्स, कुछ रिसर्च, कुछ डेवलपमेंट, कुछ नए प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें गायब हो चुके हैं, ये बाहर आ ही नहीं रही। हम लोग यहीं से कहीं और जाते हैं, किसी और देश में जाके फिर वहाँ पे हम अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, कुछ करते हैं। आज अगर देखेंगे तो दुनिया के कई सारे कंपनियों के मालिक ये भारतीय हैं। मालिक मतलब सीईओ कहिए, अलग अलग बड़े बड़े पोजीशंस पे हम हिंदुस्तानी ही हैं। लेकिन अपने ही देश में हम ये सब कुछ करने से थोड़े पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन देशों में वहाँ पे ये जो हमें एकदम आसानी से मिल जाता है ना, वो वहाँ पे आसानी से शायद नहीं मिलता। इसीलिए हम झगड़ते रहते हैं, और झगड़ते झगड़ते आगे बढ़ते हम अपने लिए कुछ पा लेते हैं। तो क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ पर जाने में और यहाँ पे जाने में, यहाँ पे कुछ करने में? कुछ होता है सिस्टम का और कुछ होता है हमारे आत्मविश्वास का।
कहीं तो हम अपना विश्वास भी खो चुके हैं। जबकि हम इसी देश में हमने भगवान श्री राम को देखा है, भगवान श्री कृष्ण को देखा है। अगर हम जमाने की बात करते हैं तो आज के जमाने में भी इसी देश में ऐसे ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जिन्होंने काफ़ी काफ़ी ऊंचाई पे जाके काम किया है। उदाहरण के तौर पे हम आज के हमारे प्रधानमंत्री ही देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए और देश को भी कहाँ से कहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सारी दुनिया उनको मानती है। यहाँ पे श्री श्री रविशंकर जी हैं कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना के रखा है। 2015 में जब दिल्ली में उनका वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हुआ था तो वहाँ पे करीब करीब 35 लाख लोग आए थे, ऐसा हमने देखा भी है। मैं खुद उस फंक्शन में था। तो और वो सारी दुनिया से लोग इकट्ठा करते हैं। तो क्या उन्होंने किसी छोटी मोटी चीज़ का सहारा लिया था? कहीं जाके उन्होंने कहा था कि मुझे जॉब करा दो और फिर मैं ये सब करूँगा? नहीं। कहीं तो कुछ तो चीज़ थी जिसके बेसिस पे इन लोगों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इतना बड़ा परिवार बनाया, और वहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट है उनकी, उनको लोग मानते हैं, अपने दिलों में रखते हैं। तो क्या था? इन्होंने तो कहीं से भी सपोर्ट नहीं लिया था। तो वो जो है जहाँ पे वो पहुँच चुके हैं, क्या बाकी लोग नहीं पहुँच सकते? क्या हम लोग नहीं पहुँच सकते, या हम लोग जाके ऐसा कुछ नहीं कर सकते? हम आज भी देखते हैं। इसलिए मैंने जो सेशन के शुरू में कभी ये जो सेशंस की लिंक भेजी थी, तो हमने उसमें ये भी लिखा था कि आप देखो एपीजे अब्दुल कलाम जिस जगह पे पहुँचे हैं, जो हुए हैं, क्या उन्होंने किसी चीज़ का सहारा लिया था, या क्या उनके लिए बहुत सही वातावरण था? ऐसा तो कुछ नहीं था। सचिन तेंदुलकर देखिए कितनी मेहनत करके आगे आए। विराट कोहली देखिए, उनके ज़माने में, सचिन तेंदुलकर के ज़माने में इवन वीरेंद्र सहवाग भी थे। और ऐसे कई सारे लोग हैं। बचेंद्री पाल जैसे लेडी हैं कि जो अपनी जीवन में काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। लेने के लिए तो बहुत कुछ उदाहरण है। प्रश्न एक ही होता है, अगर वे लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, अगर आप देखेंगे कि इस देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और बाकी देशों में जितने रिसर्च होते हैं तो उनकी पॉपुलेशन तो बहुत कम है। उनका रिसर्च, वहाँ से आगे आने वाले लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, हर टाइम सिस्टम को दोष नहीं दिया जा सकता। कहीं तो हमने अपनी जो अस्मिता है उसको भूल चुके हैं। ये हो सकता है कि आज अभी तक की एजुकेशन सिस्टम, हम जिस वातावरण में पढ़ रहे हैं, या जो पॉलिटिकल एजेंडा अभी तक लेके आया गया है, बार 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 जिस सिचुएशन में हम जा चुके हैं, मानता हूँ कि थोड़ा बहुत उनका असर रहा है। कल ही हम कुछ बात कर रहे थे, जो अलग अलग छोटे छोटे गांव या छोटे मिड टाउन जिनको कहते हैं, ऐसी जो सिटीज़ वगैरह हुआ करती थी, वहाँ पे मिलें भी हुआ करती थी। कॉटन मिल है या कुछ ऐसे मिलें हुआ करती थी। और उनका हाल क्या था? वो मुंबई का भी देखिए, कई सारे मिल हुआ करते थे। क्या हाल हुआ? हर कुछ दिनों में आके बंद करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, संप करेंगे और बोलेंगे कि नहीं, अभी ये हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी डिमांड पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, और उसके पीछे लगते जाएंगे, प्रोडक्शन बंद करेंगे। और फिर हम वही चिल्लाते हैं कि देश का जीएसटी कम क्यों है, ये जो मजदूर है वो भूखा क्यों रहता है। जब प्रोडक्शन ही बंद करेंगे तो कैसे होगा? मालिक कितने दिनों तक चलाएगा? आज देखिए भारत में कितने मिल्स हैं ऐसे जो कॉटन वगैरह बनाते हैं, कितने मिल बन रह चुके हैं। जो भी है दो चार बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले उनके हो गए, बाकी तो छोटे छोटे शहरों के तो सारे बंद पड़ चुके हैं। और वही का जो मजदूर था जिसको वहाँ पे काम मिलता था, वो कहीं किसी चक्कर में आके ये सब चीज़ें बंद करके अभी घर में ही बैठा होगा। अभी तो शायद ख़त्म भी हो चुका है सब कुछ, इसको बंद पड़े हुए भी कई साल हो गए। तो क्या था? सिस्टम्स डेफिनेटली थे। सिस्टम्स ने हमको, हम सिस्टम के पीछे लग के, लोगों के प्रभाव में आके, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके ये सारी चीज़ें करते गए। लेकिन कहीं तो हमारा भी एक अपना ज़मीर होता है, अपना आत्मा होता है जो कहता है कि हमने कुछ तो करना चाहिए। हाँ, हमारा खुद का दिमाग होता है, हमारी खुद की सोच होती है, उसका कहे तो हमने इस्तेमाल करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? तो फिर वो क्या था? कैसे करें? अगर मुझे आज ये सारे सिस्टम बाजू रख के, जैसे कि बाकी हमने जो इतने नाम देखे हैं जो ऊपर जा सकते हैं, तो हम भी ऊपर क्यों नहीं जा सकते? कुछ तो अपने जीवन में कर सकते हैं। कितने दिनों तक दूसरों की काठी के भरोसे हम चलते रहेंगे, दूसरे के सहारे चलते रहेंगे? कुछ मिला तो मिला, नहीं तो फिर बस ऐसे ही रोड रोमियो करके घूमते रहेंगे। क्या वो जिंदगी है? ऐसे तो फिर रोड पे घूमने वाले तो बहुत हैं।
जानवर भी होते हैं, तो क्या हम उनके कैटेगरी में आते हैं? हमारी अपनी जीवनी कुछ है, कुछ तो हम इंसान हैं, इसलिए हमारे पास कुछ और ताकत है। और ये कहते कि इस क्रिएशन में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो वो इंसान है, भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तब पता चलेगा कि इंसान में वो क्या खासियत है कि जो भगवान को भी नहीं मिल सकती। ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो अगर ये सब कुछ है तो क्या क्या होता? तो यहाँ से हम शुरू करते हैं आज देखना कि अगर मुझे जीवन में कुछ पाना है, और मैं ये कहूँगा ये अगर ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, ये जीवन मिला है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाऊँगा। जब तक हो सके तब तक पूरी कोशिश करूँगा और कुछ ना कुछ पाके जाऊँगा। तो ये मुझे अगर कुछ करना है, सॉरी अगर नहीं, मुझे कुछ करना है तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो हम क्या करेंगे कि मैं कुछ छोटी 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 कहानियां बताते जाऊंगा, और उन कहानियों को हम देखेंगे, उनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ये है कि दो दो शब्द जब मैं बताऊंगा या दो लाइन बताऊंगा या एक लाइन भी बताऊंगा, तो एक लाइन में भी उस कहानी के कुछ मतलब होगा। हम वो मतलब भी डिस्कस करेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर से कहानी कंटिन्यू करेंगे, फिर से कुछ लाइंस पे हमें कुछ और मतलब ढूंढने को मिलेगा, वो भी लेके आएंगे और फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो ये कहानी है एक राजा की। वो राजा एक समय था जब किसी पर्वत पे जाके तप कर रहा था। तप यानी समझते हैं आप लोग ना, जाके बैठा है ध्यान में और भगवान के लिए तप कर रहा है, कुछ तो पाना चाहता है। तो सब कुछ अपना राज वगैरह अपनी जगह छोड़ दिया और कुछ पाने के लिए उसने अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। अभी प्रश्न ये होता है कहानी में, यहाँ पे मैं रुकूंगा, कि एक राजा को तप करने की क्या जरूरत पड़ी? है ना? राजा है, जीवन में सब कुछ है, खुश है, उसके पास क्या नहीं होगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। चक्रवर्ती राजा तो कोई ऐसा वैसा राजा नहीं था, तो उसके पास तो उसके जीवन की सारी खुशियां सामने पड़ी हुई थी, फिर भी उसने तप किया। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या दिखाता है वो? कि जीवन में हम जब भी जहाँ पे भी है वैसे ही रहने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे भी कुछ हो सकता है। वो राजा को क्या चाहिए था हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ आगे हो सकता है और वो आगे जाकर प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हम में से कई लोगों के साथ होता है। हम चाहे अगर जॉब में हैं तो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं और फिर कहते कि बस इसके आगे और मेहनत नहीं करनी है, अब सुबह शाम जाके आऊँगा और जो मिलेगा वो मिलेगा। चाहे आप यूँ समझिए कि किसी स्कूल में टीचर हैं, तो टीचर होने के बाद आप कहेंगे चलो अभी सेटल हो चुका, मिडिल स्कूल में टीचर बन चुका हूँ, अब मेरी ज़िंदगी यहीं पे काटनी है। ना मुझे अभी आगे बढ़ने की कोई चाह है कि मैं जाके सीनियर क्लासेस को सिखाऊं, या फिर मैं सुपरवाइज़र बनूं, या फिर मैं वाइस प्रिंसिपल बनूं। ये जो सारी ख्वाहिशें या ये जो हमारे पैशंस होते हैं, हम उसको आधे ही अधूरे अधूरे ही छोड़ देते हैं। कहते कि छोड़ो इतना हो गया। या किसी कंपनी में पहुंचते हैं, आगे तरक्की करते करते कोई मैनेजर बन जाता है, सीनियर मैनेजर बन जाता है, और फिर बोलता है कि बस हो गया, इसके बाद आगे नहीं करना है। मतलब जॉब करेंगे, जॉब में कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन उसके लिए जो तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो एक और पैशन चाहिए, वो पैशन हम छोड़ देते हैं। है ना? ये राजा की एक बात बता रहे हैं हमको कि राजा होके भी, मतलब इतने आगे पहुंचने के बाद भी उसने कोशिश की। क्या कोशिश की? कि वो और कुछ चाहिए, और भी आगे कुछ है उसको प्राप्त करना है। ऐसे हम कई सारे उदाहरण देखते हैं कि लोग आगे आगे तरक्की करते 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 निकल जाते हैं। अगर आप सुंदर पिचई को जानते हैं, कि जो कुछ समय पहले तक गूगल के सीईओ रह चुके थे, उसके बाद भी उनका काम ही अच्छा था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अभी हो गया, अब मैं आराम से बैठूंगा, कंपनी चल रही है और मुझे आगे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। क्या किया? वो अपना काम इतनी लगन से करते रहे, इतना अच्छे से करते रहे कि उनका वो परफॉर्मेंस देख के, गूगल को जिस तरह से वो लेके जा रहे थे, अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से निभा रहे थे, वो देख के गूगल की एक पेरेंट कंपनी है, हाँ गूगल ये सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी भी कोई पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर ये गूगल चलता है, वो है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट के उनको सीईओ बना दिया। देखिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, हम कहाँ पे भी पहुँचे। यूजुअली हम कहते हैं कि मैं अभी रिटायर हो जाता हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है जीवन में, या फिर बहुत पैसा आ जाता है तो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, फिर कहते हैं और कुछ नहीं करना है करके।
है ना? ऐसा नहीं है। आज अगर आप जितने भी सीनियर हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी है, फिर से उनका नाम लूंगा, अपनी इस उम्र में भी दिन रात काम कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है? प्राइम मिनिस्टर रह चुके, एक टर्म में आदमी 5 साल में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो जीवन तो बन गया, ऐसे समझ लीजिए। उनका खुद की बात अलग है कि उन्होंने पैसा भी लिया नहीं और कुछ नहीं किया, तो बोल सकते थे कि हो गया 5 साल जी भर गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्री श्री रविशंकर जी हैं, अपने जो भी 60-65 की उम्र है उनकी, कितनी दौड़ भाग करते रहते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि लॉकडाउन ने उनको रोक के रखा, वरना तो आए दिन इधर भाग उधर भाग, पता नहीं किस किस देश में उड़ते हुए जाएंगे और वहां पे लोगों की समस्याएं सुलझाएंगे। और लोग भी ऐसे ऐसे होते कि उनको बुलाते रहते, आइए हमारे यहाँ, आइए हमारे यहाँ आइए। ये सारे जो भी पहुंचे हुए लोग हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में आज भी रिटायरमेंट नहीं ली है, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। जब तक शरीर पूरा थक नहीं जाता, जब तक शरीर से कोई लिमिटेशन नहीं आ जाती, तब तक तो ये लोग काम करते ही रहते हैं। तो ये पहला मंत्र ध्यान में रखिए कि हमें हारना नहीं है। जब तक हमारा शरीर साथ दे रहा है, वो शरीर को साथ देना मतलब ये पहले वो शुरू होगा मन से। हम आगे जाके देखेंगे कि हमारा मन कैसे शरीर से साथ ले सकता है। पर जब तक आमतौर पे शरीर साथ दे रहा है, तब तक हमें रुकना नहीं है, बढ़ते ही रहना है। जितना हो सके ना उतना निचोड़ लो उससे और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। शरीर साथ देते ही जाता है, देते ही जाता है, और हम अपने जीवन की ऊंचाइयां पार कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। ये पहली बात थी। दूसरा प्रश्न मन में आता है कि चलो राजा है, तप कर रहा है, तो तप करने के लिए उसने कुछ तो गोल रखा होगा, है ना? जीवन में अगर वो कर रहा है तब तो कोई गोल भी रखा होगा, ऐसे ही तो तप नहीं कर रहा होगा। तो ये प्रश्न हमारे लिए भी है कि क्या हमने कोई गोल रखा है अपने जीवन में? जब भी कुछ करना चाहते हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई जॉब में है, तो जरा पूछे अपने आप से कि क्या मैंने कोई गोल रखा है? क्या गोल हो सकता है मेरा? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका जीवन का उद्देश्य मुक्ति होना चाहिए, या किसी का सीईओ बनना चाहिए, या कोई डायरेक्टर बनना चाहिए, या कोई फिल्म स्टार बनना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं। आप अपने जीवन का उद्देश्य आप तय करो। मैं उसके ऊपर भी आऊँगा कि क्या तय करना चाहिए, लेकिन वो उद्देश्य आपने तय करना चाहिए कि मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य है, और उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है? तब करने के लिए आएंगे, लेकिन उसके पहले राजा ने जब अपना राज छोड़कर कहीं बैठकर कुछ करना शुरू किया, तो मन में कुछ पक्का विचार था कि मुझे कुछ चाहिए। अभी अगर ये कुछ चाहिए, तो वो तब कर रहा है। अब वो उसको क्या चाहिए था? तो पहले उसने जो तय किया है, वो हम समझते हैं कि हमारे लिए भी कोई गोल होता है कि नहीं होता है। हम हमारे गोल कैसे रखते हैं, इनके ऊपर भी हम आएंगे। हाँ, तो पहली बात तो है कि जीवन में गोल होना चाहिए, इस बात को हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ तो पक्का गोल बना के रखेंगे। अब इस राजा का गोल क्या था? तो पहले समझे कि राजा ने जब गोल रखा है, तो उसके पास ऑलरेडी क्या था? उसके पास था कि वो जीवन में सबसे श्रेष्ठ जगह पे बैठा है, राजा बन चुका है। और उसके बाद उसको अपने जीवन का उद्देश्य समझने के लिए कि मेरा जीवन क्या है, ये सब कुछ जो देख रहा हूँ वो क्या है, और मुझे अगर सबसे अच्छी खुशी मिले, सबसे ज़्यादा खुशी मिले, कि जिसमें मुझे फिर से मैं उस खुशी से कभी नीचे ना आऊँ, तो वो खुशी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, वो क्या खुशी है, इसका उसने गोल रखा था और इसके लिए तप कर रहा था। अब उसका गोल जो था वो सही था गलत था, ये हमारा विषय नहीं है। पर उसने जीवन का सबसे श्रेष्ठ गोल रखा था, राजा बनने के बाद भी। अब हम अपने गोल कैसे रखते हैं उसको जरा देखें। शुरू करते हैं, जब भी हम अपने करियर की शुरुआत में हैं, स्टडीज में हैं, है ना? तो किस तरह के गोल रखते हैं? मैं अपना उदाहरण देता हूँ, और मुझे ये शेयर करते वक्त शायद कुछ हिचकिचाहट होगी, थोड़ी शर्म भी आएगी, लेकिन ये स्थिति हो चुकी है मेरे जीवन की। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, तो उसमें वो एक तरह का जो डाउन रहता है वो था, पर शेयर कर देता हूँ। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, और उस वक्त फर्स्ट ईयर में जब था, तो एडमिशन लेने के बाद, कॉलेज शुरू होने के बाद, मैंने अपने जो भी सीनियर्स थे उनसे पूछा, और ये उदाहरण ना ध्यान में रखना कि आदमी का किस तरह से नुकसान करता है। उनसे मैंने पूछा कि भाई, क्या किया जाए? अभी 4 साल इंजीनियरिंग निकालने हैं, बड़ी मेहनत की है मैंने, 12वीं में इंजीनियरिंग में पहुंच चुका हूँ, तो क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ?
तो उन्होंने कहा कि यार बहुत सिंपल है इंजीनियरिंग करना, मतलब क्या। एक तो ना, वो हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी थी, उस वक्त ईयरली पैटर्न हुआ करता था, अभी शायद सेमेस्टर पैटर्न है। ईयरली मतलब साल में एक बार एग्जाम होगी यूनिवर्सिटी की, वो पास कर देनी है, और उसके बाद अगले साल फिर से एग्जाम। तो पूरा साल भर मस्ती करते रहो, बार 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 आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने एकदम अच्छे से भर दिया कि साल भर ऐश करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब फाइनल ईयर होता है इंजीनियरिंग का, तो उसके ही मार्क्स आपके डिग्री सर्टिफिकेट पे आते हैं कि हाँ इसने फर्स्ट क्लास में पास किया या इसने सेकंड क्लास में पास किया। तो जो भी मेहनत करनी है ना, वो सारी मेहनत फाइनल ईयर में करो। तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं, बस साल भर ऐश करो, 3 साल ऐश करने को मिले जिंदगी में, जो करना है करो, टाइम पास करो, बस पासिंग करना है। 100 में से 40 मार्क लगते हैं पास होने के लिए, ठीक है। और जरा देखिए इन चीज़ों को क्या क्या हो रहा है। 100 में से 40 मार्क लगते हैं पास होने के लिए, उसमें से 20 मार्क होते हैं इंटरनल के, वो प्रैक्टिकल वगैरह, हर सब्जेक्ट को इंटरनल हुआ करता था, प्रैक्टिकल हुआ करता था। तो 20 में से तो 15 कॉलेज दे ही देता है। अब रहा बाकी 80 मार्क का पेपर, उसमें से 25 मार्क लेने हैं। 2-3 चैप्टर भी पढ़ लिए ना, तो हो गया, निकल गए। और 2-3 चैप्टर तो कर ही सकोगे, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा मुझे बताया गया, और मुझे लगा वाह, क्या फॉर्मूला मिल चुका है, 3 साल ऐश करेंगे और बस निकल जाएंगे। और मैं इसी चक्कर में पड़ा रहा। तो फिर साल भर कुछ खास मेहनत भी नहीं की, थोड़ी बहुत पढ़ाई की तो की, नहीं तो नहीं की। और फिर जो होना था वही हुआ कि फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट बैक रह गए। ऑफ कोर्स एटी केटी हुआ करता था, तो आगे चला गया सेकंड ईयर में, लेकिन इसका प्रेशर पड़ने लगा। और फिर जाके थोड़े से होश खुल खुल गए कि अरे यार, मैं तो ये नहीं था। 12वीं में जो स्टार था, वो फर्स्ट ईयर में आके एकदम ऐसे हाल। 3 सब्जेक्ट रह गए का मतलब होता क्या है, जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट में लिखा होता है मार्क लिस्ट में फेल। हाँ, पास नहीं लिखा होता है। एक भी सब्जेक्ट आपका रह गया तो फेल करके लिखा जाता है। तो वो देख के मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी कुछ तो गलती हो रही है, कहीं तो गलत हो रहा है। तो क्या क्या गलत हो रहा था, फिर जब मैंने अपने आप में देखा, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया, अंदर जाके झांकना शुरू किया। और सेकंड ईयर चल रहा था, पिछले साल का प्रेशर, वो भी विंटर में एग्ज़ाम देनी थी फिर, इसलिए सेकंड ईयर की कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो ये सब जो आगे चलता गया जर्नी। और फिर जाके सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में सब कुछ क्लियर हो गया, और फाइनल ईयर, और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक किया, गेट की अच्छी एग्ज़ाम दी। वो जर्नी इम्प्रूव होता गया। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो थे इसमें, 2 चीज़ें आ गई थी। एक, जो पहले फर्स्ट ईयर में जो मुझे गाइडेंस मिला था, वो सीनियर्स का साथ छूट चुका, क्योंकि मैंने सेकंड ईयर में अपने एक सीनियर को पकड़ा कि जो कॉलेज का हमेशा टॉप हुआ करता था। मैंने उसको पूछा कि भाई कैसे पढ़ाई की जाए, ज़रा बताओ कि क्या करना चाहिए। तो उसने मुझे उल्टा सवाल पूछा, तुमने क्या क्या किया, कि भाई इतने अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन फेल हो गए, तो क्या बात है। तो जब मैंने कहा कि ये सारी सिचुएशन थी, तो उसने कहा कि भाई पढ़ाई तो ऐसे नहीं करते, तुम्हारे गोल तुमने बहुत छोटे रखे थे, है ना। उसने कहा 100% पढ़ाई करनी है, और पूरे साल भर पढ़ाई करनी है। तुम्हारे गोल बढ़ाओ, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए, कोने कोने का छोटा, इधर उधर 2 पन्ने का चैप्टर है उसको भी करना है, वो भी जरूरी होता है। तब मैंने समझ लिया कि गोल जीवन में छोटा नहीं, बड़ा होना चाहिए। हाँ, पावर ऑफ थिंकिंग बिग वगैरह जैसे अलग अलग किताबें आती हैं, हम देखे हैं शायद। पर यहाँ पे वो बात क्लियर हो गई कि हमें अगर कुछ करना है तो पहले हमारा गोल ऊंचा होना चाहिए। वही उस राजा के साथ भी था, कि उसने गोल अपना जीवन का सर्वश्रेष्ठ रखा। इसलिए हम जो अपने गोल सेट करेंगे, हमारे जीवन के हमारे जो उद्देश्य हैं, वो हमें देखने हैं कि वो कैसे होंगे। क्या वो हम ऑर्डिनरी रखेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखेंगे। अगर शुरुआत ही छोटी की, पाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआत ही छोटी की कि हाँ मुझे बस इतना मिल गया हो जाएगा, मेरे जीवन का इतना ही गोल रहेगा, मुझे 10वीं में 90% मिल गए, बहुत हो गए, वो आदत बन जाती है, बहुत बुरी आदत बन जाती है।
कि जो आपको जीवन में वो पैशन ही नहीं देगी कि कुछ अच्छा करे करके। इसीलिए पहली बात, बहुत ऊंचे बहुत बड़े गोल रखो, छोटी छोटी बातें सोचो ही मत। हमारे गुरुदेव है श्री श्री रविशंकर जी, कहते ही है कि अरे मांगते भी जब हो, जब कोई अपने गुरु से मांगता है ना, तो मांगते भी हो तो ऐसा मांगो कि कोई कोई स्पेशल हो, कोई ऑर्डिनरी चीज मत मांगो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांगो कुछ तो, है ना। तो यहाँ से शुरुआत करें कि हम हमारे जीवन के गोल कोई छोटे मोटे नहीं रखेंगे, बनेंगे कि हम दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, या मैं अपनी यूनिवर्सिटी चालू करूंगा, या फिर मैं अपनी कुछ खुद की बड़ी बड़ी लेबोरेटरी बनाऊंगा। आज अगर हम देखते हैं जैसे ये कोविड के वैक्सीन निकाल रहे हैं, है ना, अलग अलग लोग अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं, तो इनके कोई तो ओनर रहे होंगे, कभी ना कभी इन्होंने कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाले ही होंगे। अगर आज एप्पल कंपनी है जिसके लैप मोबाइल्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट है, तो कहीं तो इन लोगों ने बड़े गोल रखे होंगे और शुरू ही किया होगा कि मुझे वहां तक पहुंचना है, और जब तक वहां पे पहुंचता नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। आपका अगर ये गोल रहा तो आपके जीवन में आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं नहीं, इस बात की गारंटी भगवान श्री राम देते, श्री कृष्ण देते, ऋषि वशिष्ठ देते हैं, और सारे आज के जो आदर्श है सभी के सभी यही देते हैं, प्रोवाइडेड आपका गोल वहाँ का हो। छोटा गोल रखेंगे तो छोटा ही मिलेगा, जो आप चाहते हैं वही मिलता है, इस बात का भरोसा रखें। आप चाहे किसी भी श्रेष्ठ आदमी से पूछ लीजिए, इसमें कोई मन में संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जाते हैं इस कहानी में आगे कि वो गोल, वो तपश्चर्या कर रहा था, तब कर रहा था अपने गोल प्राप्त करने के लिए। तो नेचुरली तब कर रहा था का मतलब क्या होता है, तब का मतलब क्या होता है? वो उस पर्वत पे जाके बैठा, उसने अपना गोल तय कर लिया था, पर्वत पे जाके बैठा, आंखें बंद, चाहे बारिश आ रही है, चाहे धूप है, चाहे कीड़े हैं, चाहे कुछ और है, जो कुछ भी हो रहा है आजू बाजू, क्या वो हिल रहा था उससे? नहीं हिल रहा था। इस बात का ध्यान रहे। तप करना मतलब, तप का मतलब ही क्या है? अपने आप को तपाना, अपने आप को उस अपने गोल के पीछे इतना तपा देना कि सारी, ऐसा तो कहते हैं कि आगे आगे की कहानियां जब मैं बताऊंगा तो उसमें यह भी कहा गया है कि इन लोगों का तप इतना श्रेष्ठ हुआ करता था कि धरती भी कांपने लग जाती थी। आपका स्पिरिचुअलिटी में विश्वास है कि नहीं है, इन कहानियों में आपका विश्वास है कि नहीं है, बातें अलग है। कहने का मतलब धरती सचमुच कांपती है कि नहीं, ये भी बात अलग है। लेकिन उनका कमिटमेंट देखिए अपने कार्य के प्रति। ये नहीं होता है कि मैं एग्जाम के लिए बैठा हूँ, 99% मुझे लेकर आने या 100% लेकर आने हैं, लेकिन T20 शुरू हो गया जाके मैच देख लिए, या फिर कबड्डी का प्रीमियर शुरू हो गया वो जाके देख लिए, या फिर चलो कोई अमोंग अस खेलते हैं या फिर पबजी खेलते हैं। इस तरह से तप नहीं होता। आपके जीवन का श्रेष्ठ गोल रखा है ना, तो उसके लिए तप भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसे कि पुराने जमाने में कहते लोग तप करते थे। उसको तप कहते हैं कि जिसमें आप अपने ध्येय से बिल्कुल नहीं हटेंगे। जीवन की कुछ कुछ ज़रूरतें होती हैं, वो पूरी करनी चाहिए, मानता हूँ, पर उसका अपने मन में, अपने शरीर में, अपने विचारों में, हर जगह अपने कार्य में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो उसका परिवर्तन दिखना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपने जीवन में। वो तप होना चाहिए। तप मतलब अपने आप को तपाना अपने गोल के लिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ सचमुच पाना चाहते हैं, जैसे कि इन लोगों ने, आज के लोगों ने पाया है, तो पूछिए कि क्या आप वो तप करने के लिए तैयार हैं। सचिन तेंदुलकर से पूछिए कि जब उनके दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे और ये जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए नेट में, वो तप था। और इसीलिए वो इंसान जब अपने पिता की मृत्यु की न्यूज़ सुनता है, तब भी एक सेंचुरी मार के उनको डिवोट कर देता है। उस सिचुएशन में वो इंसान खेल सकता है क्योंकि वो उसने तप किया है। समझे ना? तो हमें अगर अपने जीवन में वहां तक पहुंचना है तो वो तप करना जरूरी है, तप के सिवा नहीं मिलेगा। देखिए, एक छोटी सी लाइन थी कहानी की। एक राजा था, वो पर्वत पे बैठ के तप कर रहा था, उसका ये गोल था। इस छोटी सी कहानी में हमारे लिए कितने कितने सारे मैसेजेस हैं। इसलिए हमारे जब पुराण हम पढ़ते हैं, कथाएं पढ़ते हैं ना, तो उनको खाली कथाएं कथाएं करके मत देखिए, थोड़ा अंदर जाके देखिए कि क्या हो रहा है,
क्या मैसेजेस दे रहे हैं। एक लाइन पे मैं तो जिस स्क्रिप्चर से, जिस ग्रंथ से बात बता रहा हूँ, वहां पे तो 32,000 श्लोक है। अगर उसमें से हर एक लाइन पे कमेंट्री करते बैठेंगे तो पता नहीं मुझे कितने जन्म लग जाएंगे। तो हम खैर सब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से छोटी छोटी ऐसी बातें लेके आएंगे। तो राजा ये तप करने बैठ गया, और अपना तप करते करते उसको जो पाना था वहां पे वो चल रहा था। तो बीच में कुछ होता है, लेकिन उसके पहले हम आएंगे कि हमारे गोल क्या होने चाहिए, किस तरह से गोल हमने सेट करने चाहिए। तो पहला कि हम जो गोल सेट कर रहे हैं क्या सही गोल है, मुझे क्या प्राप्त करना है अपने जीवन में। इस बात को देखें कि जो मैं सेट कर रहा हूँ, जो भी गोल मैंने रखा है, क्या वो गोल सही है, मेरा जीवन का उद्देश्य सही है। कैसे तय करेंगे हम लोग। डेफिनेटली हमें तो गुंडा बनना नहीं है। हमें तो ये गोल नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा गुंडा बनूंगा, है ना, या फिर सबसे बड़ा डॉन बनूंगा और पूरी दुनिया पे राज करूंगा। ऐसे गोल तो हमें सही नहीं सेट नहीं करने। तो जो भी सेट करने हैं, टिपिकली ये देखा जाता है कि जो उद्देश्य मैं अपने जीवन के रखना चाहता हूँ, मैं 4 लोगों से पूछूं कि ये मुझे करना है। ये हमेशा उदाहरण देता हूँ कि जब हमें कुछ करना होता है तो हम राइट एक्सपर्ट्स के पास जाके पूछे। जैसे अगर मुझे डॉक्टरी करनी है तो मैं 2-4 डॉक्टर से जाके मिलूं कि पूछूं क्या करना है भाई। ये नहीं कि मुझे डॉक्टरी करनी है और मैं अपने पड़ोसी से, दोस्तों से पूछूं जिनको डॉक्टरी का कुछ पता ही नहीं है। लोग ज्ञान बांटने के लिए तो पता नहीं क्या क्या बांटते रहते हैं। जिसको कुछ आता नहीं, जिसमें अपने जीवन में कुछ किया नहीं, वो सभी को ज्ञान बांटता है। ये तो सबसे बड़ी बात है। फोकट में बांटने को मिल रहा है, क्यों नहीं बांटेगा। ऑब्वियस होता है ना। पर ये हमें सबसे पहले तय करना है कि जो मेरा उद्देश्य है जीवन का, मैं उसको 4 लोगों से परख लूं, उनसे पूछूं। और 4 लोग कौन होनी चाहिए, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट होनी चाहिए। कोई तो करियर काउंसलर होना चाहिए, प्रोफेशनल। ये नहीं कि मेरा सीनियर है, या ये बहुत अच्छा टीचर है, या ये बहुत अच्छा दोस्त है, या ये बहुत अच्छा पेंटर है इसलिए मैं इससे पूछूंगा। बिल्कुल नहीं। आपको पूछना है, आप उसके जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछो। पैसा मांगेगा, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी लेगा लेगा, लेकिन आपके जीवन की दिशा तय कर देगा। उससे पूछो कि ये मुझे अपने जीवन में करना है, क्या ये सही है, करूं कि नहीं करूं। ये सबसे पहली बात होनी चाहिए कि हमारे जीवन का गोल जो हम रख रहे हैं वो क्या सही है, मेरे लिए उचित है, मेरे से हो पाएगा। कई बार लोग होते हैं, देखिए ये हो पाएगा का मतलब ये नहीं कि हम जीवन में कुछ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, या हमारी कुछ लिमिटेशंस रखी होती है इसलिए हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आप जब किसी के पास पूछने के लिए जाएंगे तो बोलेगा हाँ तुम्हारे मार्क्स कितने थे, ये कितना था, वो कितना था। फिर बोलेगा यार ये तुमसे तो होगा नहीं, तुम्हारा पास परफॉर्मेंस खराब है। तो उसको बोलो कि मैं तब करने वाला हूँ, करके दिखाऊंगा, मुझे सिर्फ इतना बताओ सही है कि गलत है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये अगर हमारे पास रहा तो फिर सवाल ही नहीं आता, है ना। उससे निगोशिएट कर सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन वो कभी कभी ये भी बोल देगा कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, या अभी तक का आपका जो एप्टीट्यूड रहा है वो शायद उसके लिए सुटेबल नहीं है, या आप इस बैकग्राउंड से हैं। कहीं कहीं उनके पास कुछ और चीज़ें होती हैं जो असेसमेंट करते हैं, है ना, कुछ अलग अलग टेस्ट लेते हैं, उससे बता सकते हैं कि ये फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा, वो फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है। जहाँ पे भी जाएंगे, जो भी करना है, वहाँ पे टॉप का गोल रखना है। बोमेन ईरानी का इंटरव्यू मैंने अपने एक करियर में सुना था, सामने सामने ही था। तो उनका करियर जब उन्होंने शुरू किया था तो उन्हें कहा गया था, काफ़ी सारे फेलियर्स थे और उनको कहा गया, वो सोचे थे कि अभी किसी होटल में जाके वो कुछ शेफ बनेंगे। तो मेरे ख्याल से उनकी माँ ने या दादी माँ ने उनको कहा था कि कुछ भी बनो, अगर शेफ बनना है ना शेफ बनो, लेकिन द बेस्ट शेफ बनो। अपने जीवन में जिस क्षेत्र में जाओगे द बेस्ट बनना, कोई ऑर्डिनरी बन के मत रहना। कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं बनना है हमको। हम कीड़े मकोड़े नहीं भी है हमारे अंदर। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारे अंदर अगर वो भगवान का अंश है, और ये सीरीज का नाम भी वही है कि अपने अंदर श्री राम जी है, अपने अंदर वो पुरुषोत्तम बनने की ताकत है, तो बस उसको अचीव करने की कोशिश करनी है ना। तो बोमिन ईरानी को भी यही कहा गया था, बनना है ना शेफ, द बेस्ट बनो। ठीक है, ऑर्डिनरी मत बनना। तो वैसे ही आपको जो कुछ भी मिलता है ऑप्शन, उसमें द बेस्ट बनो, आगे जाओ, जितनी तरक्की कर सकते हो उतनी तरक्की करने की कोशिश करें। हम करते रहेंगे और मिलते रहेंगे हमें। तो हमारा गोल पहले 4 लोगों से पूछ के, ढंग से पूछ के, क्या हो सकता है क्या नहीं, राइट असेसमेंट करो, और फिर गोल तय करो और उस लाइन पे चलना चालू करो। पहली बात।
दूसरी बात, ये गोल्स के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में हम थोड़ा ये भी देखें कि मेरे पास वो जो भी मटेरियल नीडेड चाहिए उसको, क्या वो है कि नहीं, या फिर मैं ऐसे ही तीर मार रहा हूँ। ये हो सकता है कई बार कि हम शुरू करने से पहले ही रुक जाते हैं। हाँ, मैं इसके बारे में आगे जाके डेफिनेटली बोलने वाला हूँ कि जीरो से भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं रहा तो भी। क्योंकि इनफैक्ट वो तो एक असेट होता है कि आपके पास कुछ नहीं है तो। काफी लोग इस बात में अटक जाते कि मेरे पास कुछ है, और जो वह है चला जाएगा, इस डर से वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप देखो काफी सक्सेसफुल लोग जिनके पास कुछ नहीं था वहीं से शुरू किया और वहीं से सक्सेसफुल हो गए हैं। तो उस बात का ध्यान रखें। अब इस राजा के पास यूँ होता है कि इंद्रदेव से एक दूत आता है और वो कहता है कि महाराज, आपका तप पूरा हो चुका है, आपको स्वर्ग में जगह मिल चुकी है, तो मैं पूरी बारात लेके आया हूँ, आप मेरे साथ स्वर्ग में चलिए और वहाँ पे जाके आप वहाँ के सुख लीजिए। ये राजा कहता है कि अच्छा, स्वर्ग से ऑफर आया है, वेरी गुड। है ना, हमारे साथ भी यही होता है कई बार कि हम अपने तप पे लगे हैं, कुछ तो करने जा रहे हैं और कहीं से ऑफर आ जाती है। ये मेरे साथ करियर में कई बार हुआ है। 10वीं के बाद मेरे पास एक ऑफर आया था कि हम ये करेंगे, ये अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने समहाउ कंटिन्यू किया अपने 11वीं 12वीं और इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग होने के बाद फिर से मेरे पास ऑफर आया कि ये अच्छा ऑफर है, ये कर लो वो कर लो, जीवन अच्छा बन जाएगा, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बनेगा। और वो छोड़ के मैंने फिर से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोशिश की। तो ऐसे बीच बीच में ना ऑफर्स आते रहेंगे। आपने एक गोल तय किया है, और मेरा जो गोल था, मुझे बड़ा अभिमान लगता है कि मैं जब भी ऐसा कुछ सोचता था कि ये करूँ कि नहीं करूँ, तो अपने पिताजी से पूछता था। और वो हमेशा कहते थे कि यतीन, देर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप। हाँ, जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाओ, तुम्हारे लिए हर वहाँ पे जगह बनी रहेगी। अगर तुम इंजीनियरिंग करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी तुम्हारे लिए जगह रहेगी ही रहेगी। कोई तो है प्लेस की जहाँ पे तुम्हें कोई अकोमोडेट कर लेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जितनी पढ़ाई आगे करोगे उतनी करो, आपके लिए कोई ना कोई जगह रहेगी। देर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप। रूम ऊपर जाने की कोशिश करो। तो मैं अपनी उसमें आगे आगे बढ़ने की कोशिश करता गया, चलता गया, और नेचुरली अच्छे अच्छे जॉब आते गए। वो तो पूरी कहानी मैंने शायद शुरू में भी बता चुका हूँ। तो बात यह है कि ये जो तपस्या कर रहा था, तो तपस्या के बीच में एक ऑफर आ गया राजा के पास। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर था। स्वर्ग का ऑफर मतलब कोई ऑर्डिनरी ऑफर नहीं है। तो राजा ने, और ये बात हमें सोचनी चाहिए, राजा ने क्या किया। राजा ने पूछा कि भाई, अच्छी ऑफर है स्वर्ग की, लेकिन वहां पे क्या होता है स्वर्ग में। हमारे पास जब बहुत अच्छी ऑफर दिखाई देती है ना, तो हम, हाँ बहुत अच्छा है, चलो जाके पकड़ लेते हैं। हमारा जो गोल था वो बाजू में रह गया, उसको तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे राजा ने वो नहीं किया। उसने समझने की कोशिश की कि ये मेरे गोल के साथ है या नहीं है, इसको गोल को अलाइन करता है कि नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो मुझे मिल रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या ये सचमुच स्वर्ग जो कहा जाता है, स्वर्ग स्वर्ग वो उतना अच्छा होता है। तो उसने जब प्रश्न किए और वो ऑफर समझने की कोशिश की, तब राजा के समझ में आ गया कि इसमें मतलब नहीं है। हाँ, कहने के लिए स्वर्ग है, लेकिन कुछ समय के बाद तो फिर वापस धरती पे आना ही है। जैसे एक बैंक अकाउंट है, तो मेरे पुण्य जमा हो चुके हैं, स्वर्ग में गया, तो जैसे जैसे मैं मजे करते जाऊंगा वो मेरा बैंक अकाउंट खाली होता जाएगा। बैंक अकाउंट खाली हो गया तो ये तो दुनिया का उसूल है, आपके पैसे खत्म हो गए, आपका अकाउंट खाली हो गया तो आपको कोई पूछता नहीं है। जब तक जेब में पैसा है तब तक सब आपको गिनते हैं, आपको मानते हैं। पैसा चला गया, या आपका ज्ञान जो भी है, जो भी चला गया, जो आपके असेट है वो चले गए, तो आपकी कीमत जीरो। कोई पूछता नहीं आपको। बस स्वर्ग का यही रूल है। आपका पुण्य का अकाउंट खत्म हो गया, वापस धरती पे भेज दिया। तो राजा कहता है कि यार, ये ऑफर तो मंजूर नहीं है। मेरा गोल कहाँ और तुम्हारी ऑफर कहाँ, कोई मेल ही नहीं है। जाओ, वापस जाओ, मुझे नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए, नज़र हमेशा गोल पे, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मुझे प्राप्त करना है। और बीच बीच में जो ऑफर्स आते रहते हैं, क्या वो सचमुच लेने लायक है। ये कई सारे स्टार्टअप्स के साथ हमने देखा है। मुझे कई बार जब ये एक्विजिशन सुनता हूँ तो बड़ा दुख होता है। इंडियन कंपनीज है या कहीं पे है, या इंडियंस ने शुरू की है बाहर की, और
थोड़े दिन में स्टार्टअप बन जाती है, कुछ अच्छा सा करने लगते हैं, नाम बनाया होता है, पैसा मिलना शुरू होता है, और फिर कोई तो बड़ी कंपनी बाहर की आती है और कहती है कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे जो आज के वैल्यूएशन उससे डबल देते हैं या और कुछ ज़्यादा दे देते हैं, तुम्हारी कंपनी एक्वायर कर लेंगे, ले लेंगे। और मुझे उस बात पे दुख होता है कि क्यों नहीं ये अपना ही उस कंपनी के जैसे बनाए। अगर ए कंपनी आके बी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो ये जो बी कंपनी भारत में बन रही थी, ये अपने आप को ए के लेवल पे क्यों नहीं ले जाना चाहती? क्यों छोड़ देती है? एक ऑफर आ गया, बस खत्म, इतना पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, छोड़ दो और जीवन में बैठे रहो। आप में से कोई ऐसा मत करना। आप अपनी कंपनी बनाओ, अपना बिजनेस शुरू करो, जो भी करना है करो, लेकिन कोई एक्वायर करने आया ना, तो उसको बोलो कि कुछ साल रुको, तुम्हें मैं एक्वायर कर लूंगा करके। इतनी धमक होनी चाहिए, वो पोटेंशियल होना चाहिए, है हमारे अंदर, हम में उतनी ताकत भी है, हम कर सकते हैं। बस पेशेंस रहना चाहिए, गोल रहना चाहिए कि मैं ये अपने जीवन में प्राप्त करूं। हमारे गोल के बारे में अगर हम इस तरह से सोचने लगे ना, तो कोई मुश्किल नहीं है। आदमी डरता बहुत है, डर के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे कि अगर फेलियर हो गया तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होता। फेलियर आया तो आया, खुशी तो रहेगी, आत्मसम्मान तो रहेगा कि चलो मैंने कुछ अपने जीवन में श्रेष्ठ करने की कोशिश की। और जो लोग सच की राह पे चलते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं और उनके ध्येय पक्के होते हैं, जो डरते नहीं, वो तो मरते भी नहीं, वो पहुंच ही जाते हैं जहाँ पे पहुंचना है करके। अरुणिमा का नाम शायद आपने सुना होगा। पैर जाने के बाद भी ही उसने एवरेस्ट क्रॉस कर लिया। क्या डर नहीं होगा उसको? एवरेस्ट पे तो जाते जाते कितने लोग पहुंच जाते हैं ऊपर डायरेक्ट, या गिर जाते हैं, जो भी है। तो किया तो था। तो हमें किस बात का डर होता है कि हम अपने जीवन में खो खो के क्या खोएगा आदमी, बताइए मुझे, है ना? क्या खोएगा? अगर हमारी तैयारी है कि हम जीवन में जो भी आए उसको स्वीकारें, हमने अपने मन को अगर इतना स्ट्रांग कर लिया, तो हम तो बड़े बड़े मुसीबतों को आराम से झेल लेते हैं। अगले सेशन में मैं एक कहानी बताऊंगा, जिसमें मैंने लेबर माइग्रेशन के साथ ये चीज़ें देखी थी कि जहाँ पे ये जो वर्कर्स थे, वो किस हालत में अपना गांव, जैसे मैं पुणे में काम कर रहा था, तो पुणे से वो अपने गांव में, चाहे गोरखपुर हो, चाहे पटना हो, रांची हो, या आजू बाजू वहाँ के जो बिहार यूपी के स्टेट से, झारखंड के अलग अलग गांव थे, वहाँ पे जब वापस जा रहे थे ये लोग, तो उनके क्या हाल थे। और उन हालात में भी उन्होंने डट के सामना किया, जो करना था किया, आगे चले गए। वो लोग जी सकते हैं। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े अमीर अमीर लोग अपने जीवन से भाग जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, या फिर खुदकुशी करते हैं, या फिर डिप्रेशन है कोविड की वजह से करके अपना जीवन त्याग देते हैं। ये बातें अगर थोड़ा हम एक ध्यान में रखें, एक डर निकाल दें कि जा जाके क्या जाएगा, हो के क्या होगा जीवन में, है ना? ये सवाल अगर पूछते गए, ओके ये हुआ सो व्हाट, वो हुआ सो व्हाट, तो क्या तो क्या तो क्या, पता चलेगा कुछ नहीं होता। हम वापस खड़े रह सकते हैं और वापस हम ऊपर आ सकते हैं, हमें जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वास हमारे साथ रहा तो ना आप छोटा गोल रखेंगे, ना आप बड़ा गोल रखने से डरेंगे, ना जीवन की समस्याओं से डरेंगे। और जब आप बड़े होते जाएंगे, जैसे कि आज के कहानी में हमने देखा, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, जैसे कि आज के कहानी में हमने देखा कि उस गोल को प्राप्त करते करते अगर बीच में कोई ऑफर्स आते हैं छोटे मोटे, तो हम उन छोटे मोटी ऑफर्स को ठुकरा देंगे, क्योंकि वो आपका गोल क्या है और ये ऑफर क्या है। फिर से उसी कंपनी के बारे में कहना चाहूँगा कि एक कंपनी जो अच्छा मार्केट बना चुकी थी, जो अच्छा अपना काम कर रही थी, उसको किसी बड़े कंपनी ने आके एक्वायर करने की बात की, तो इसने अपना जो गोल था वो छोड़ दिया और इसके साथ मर्ज होगी, अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, है ना? कल जाके यही कंपनी जिसने ऑफर दिया उसको अक्वायर करने की ताकत रखती थी। हमारे पास एग्जाम्पल्स है जैगवार के, हमारे पास एग्जाम्पल्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत के ऊपर राज किया था, उसको भारत के एक ही इंसान ने वापस खरीद लिया। आज ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक हिंदुस्तानी है। हमारे पास उदाहरण है आर्सेलर का, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर। और वो हमारे जो दूसरे स्टील कंपनी के मालिक हुआ करते हैं, लक्ष्मीकांत मित्तल जी, उन्होंने इम्पॉसिबल वाला टेक ओवर कर लिया, जाके आर्सेलर मित्तल को खरीद लिया।
हो सकता है। टाटा ने जगुआर ब्रांड खरीद लिया, लोग उल्टा होते हुए देख सकते हैं और हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है, आपका गोल पक्का रखो। बताओ कि अगर देश की, दुनिया की कोई भी टॉप की कार कंपनी होगी तो हिंदुस्तानी होगी, अगर दुनिया की टॉप की कोई आईटी कंपनी होगी तो हिंदुस्तानी होगी। हम खाली सर्विसेज में क्यों है? आज देखो हिंदुस्तान की कितनी कंपनियां प्रोडक्ट्स बेचती है, आईटी कंपनी में ही देखिए। मोस्टली सारे लोग सर्विसेज में है। क्या हम सिर्फ सर्वेंट है? हम सर्वेंट्स नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स लोग खरीदेंगे, ऐसा कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, करते रहेंगे और हो जाएगा। कल्चर बनेगा। आपके शायद आपका आपका कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, लेकिन आपके साथ काम करते करते अगले जनरेशन के लोग ऐसे होंगे कि जो एक नहीं 10 प्रोडक्ट बनाएंगे और उसकी नींव आपने रखी होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। जो मोदी जी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, वो आत्मनिर्भर को सोचो कि कैसे कर सकते हैं। उसके लिए त्याग भी करना पड़ेगा। हमारे पुरखों ने त्याग किया है इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए। हमारा शायद कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं रहा। बहुत अनफॉर्चुनेट है हम लोग कि भगत सिंह तो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, चंद्रशेखर जी लड़ गए, हमें शायद कुछ करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज भी हम इस देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इस समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उस ताकत से लड़े कि चलो हम आज़ादी की अगली लड़ाई लड़ते हैं और अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन करेंगे। और उसके लिए ये जो गोल सेटिंग वगैरह सब चल रहे हैं, ये सारे सेशन आप खुद अटेंड करें, बाकी लोगों को भी कहें अटेंड करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेजेस पहुंचते जाएं कि हम इंस्पायर हो, हम कुछ करें, हमारे अंदर वो पुरुषोत्तम है, उसको हम जगाएं। हम कोई आम आदमी नहीं है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, बस उसको सिद्ध करें। ये जब हम कर सकेंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम इंसान हैं, हमारे में ताकत है, हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ पे रुकना चाहूँगा समय की पाबंदी की वजह से, लेकिन अगले सेशन में हम फिर से ज्वाइन होंगे। हर रविवार रात 9 बजे मैं फेसबुक पे लाइव हो जाऊँगा और वहाँ पे हम लोग ये सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो अगली कहानी हम अगले सेशन में डिस्कस करते हैं। तब तक नमस्ते। अपने जीवन में आप जो भी तरक्की करना चाहें ज़रूर करिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।